दिस गाय हियर, द मारुति सुजुकी एस क्रॉस ने अपनी भारत की इनिंग शुरू की एज अ डीजल ओनली व्हीकल। पर बाद में मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया नो मोर डीजल। अब वो किसी भी गाड़ी में डीजल नहीं बेचेंगे और उसके परिणाम स्वरूप हमें मिली ये द मारुति सुजुकी एस क्रॉस पेट्रोल। देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग आईसी स्टूडियो। और आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या मारुति सुजुकी एस क्रॉस पेट्रोल, जो कि 8.39 लाख से लेकर 12.39 लाख के बीच में आती है, रफली वही प्राइस रेंज हो गई जिसमें ज्यादातर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है। चाहे आप इको स्पोर्ट की बात कर लीजिए, एक्सयूवी 300, नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या उनको छोड़कर एक ज्यादा बड़ी और क्लेम्ड प्रीमियम क्रॉसओवर लेने का सेंस बनता है? As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no, and we're saying goodbye. 2020 एस क्रॉस पेट्रोल में आपको डिजाइन के तौर पे कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि 2017 के अंत में जब इसे एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दिया गया था तब उसमें कई सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे। फॉर एग्जांपल, एक नई क्रोम ग्रिल विद वर्टिकल स्लैट्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, नया बम्पर विद रीस्टाइल फॉग लैम्प्स एटसेट्रा। तो उन सभी चेंजेस को रिटेन किया गया है और स्पेसिफिकली 2020 मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 2020 मारुति सुजुकी एस क्रॉस के एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फीचर लिस्ट की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी आपको सेम मिलने वाली है। बट जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं, उस प्राइस ब्रैकेट को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप इस व्हीकल को लेने का सोचते हैं, तो आपके फेवर में क्या चीज़ें जाती हैं? फेवर में ये चीज़ें जाती हैं कि आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा कंफर्टेबल एक गाड़ी मिलती है। क्वालिटी लेवल्स भी अगर आप बात करोगे उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, 11-12 लाख के हिसाब से, तो उस प्राइस ब्रैकेट में आपको इतनी ठीक क्वालिटी एक्चुअली कोई और ऑफर नहीं करता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। अगर आप ये बीच वाला पोर्शन की बात करोगे, काफ़ी प्रीमियम में एक्चुअली ये लगता है। डैशबोर्ड के ऊपर की बात करोगे तो ऑल्दो हार्ड प्लास्टिक है, बट फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बेहद स्पेशियस है। चाहे आप फ्रंट सीट्स की बात कर लीजिए या रियर सीट्स की बात कर लीजिए, एकदम चौड़े होकर बैठना पसंद है अगर आपको, तो आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील ऑफकोर्स आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, साथ में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलता है। अगेन, ये एक ऐसा फीचर है जो कि ज्यादातर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली गाड़ियां या इस प्राइस ब्रैकेट की जितनी भी क्रॉसओवर्स हैं वो आपको ऑफर नहीं करती हैं। अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो अच्छे खासे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो डिमिंग आईआर भी मिल जाते हैं। मेरे सबसे काफी यूजेबल फीचर है अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं। स्टीयरिंग व्हील, जैसे कि मैंने कहा, टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बटन्स आपको दिए गए हैं एक्चुअली। क्रूज कंट्रोल का जो पूरा सेटअप है वो आपको राइट साइड में यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, और भी हम जो है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये ड्राइवर साइड विंडो की बात करोगे तो वन टच ये डाउन भी हो जाती है और वन टच अप भी हो जाती है। तो फीचर्स डेफिनेटली आपको ठीक ठाक ऑफर कर दिए जाते हैं, बट सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड रखे गए हैं टॉप एंड वेरिएंट में भी। ठीक है, बेस वेरिएंट से आप डुअल एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी जो अब स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो एक अच्छी बात है, बट टॉप एंड वेरिएंट में आप उम्मीद करते हो कि नंबर ऑफ एयरबैग्स एटलीस्ट बढ़ाए जा सकते थे या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे ना कि सिर्फ इस व्हीकल में बल्कि मारुति की और भी कई व्हीकल्स में थोड़ी शिकायत है, वो है इनका एसी यूनिट की परफॉर्मेंस। बहुत जल्दी कूल डाउन नहीं करता है। जैसे कि अभी बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, और इस टाइम पे आपको चाहिए एसी जो क्विकली आपको चिल्ड आउट कर दे पूरा का पूरा माहौल, क्योंकि आप रेयर में एसी वेंट भी नहीं देते हो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए, और उसके बाद में आपका एसी यूनिट भी अगर स्लो परफॉर्म करता है तो वो मजे वाली बात नहीं है। फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ी डेफिनेटली बेहतर हो सकती है कुछ जगह पे, जैसे कि ये जो है ये काफ़ी अजीब सी आवाज़ करता रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए था। कई जगह पे और थोड़ी बेटर फिनिश हो सकती थी, बट ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स इसके डेफिनेटली ना कि सिर्फ मारुति सुजुकी के स्टैंडर्ड से, बल्कि अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में देखोगे तो बहुत अच्छे क्वालिटी लेवल्स आपको ये ऑफर कर देती है।
And now the biggest change in the S-Cross, जो कि एज अ प्रोडक्ट बहुत सारे डायनामिक्स चेंज कर देता है। S-Cross मारुति की बहुत ज़्यादा डिमांड वाली कार्स में से नहीं रही है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी के लाइनअप में सबसे बढ़िया जो कार है वो यही है। सियाज इज़ अनदर कार ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट सेंसिबल वन। जिस तरह की कंडीशन, रोड कंडीशन हमें चाहिए होती है, थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए होती है उस हिसाब से, तो मुझे लगता है कि S-Cross एक हमेशा से सेंसिबल प्रोडक्ट रहा है। और जो थोड़ी बहुत डिमांड पहले रही है वो डीजल के लिए रही है। तो डीजल का डिसकंटिन्यू होना और पेट्रोल का इंट्रोड्यूस होना फॉर अ कार जो कि ठीक ठाक बड़ी हो, तो लोग क्या उस तरफ शिफ्ट होंगे? वैसे ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेट्रोल के होने के बाद में ये ज़्यादा बेहतर ओवरऑल सिटी कार के तौर पर भी आपको लगेगी। जो डीजल में आपको पहले लगता था कि लैग काफ़ी ज़्यादा होता था, स्पेशली 1.3 लीटर, इनफैक्ट 1.6 मल्टीजेट जितने भी इंजन है फिएट के, उनमें वो इनिशियल जो लैग है 2000 आरपीएम से नीचे वो रहता ही रहता था। पेट्रोल के साथ में वो ऑफ कोर्स नहीं होता है। दैट मीन्स आप डे टू डे कम्यूट कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो उस वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन और ज़्यादा सेंसिबल ये ऑप्शन बन जाता है। इंजन की जहाँ तक बात है, 1.5 लीटर का इंजन है, ये वही इंजन है जो हम ऑलरेडी सियाज के साथ में देख चुके हैं। तो ये इंजन लगभग 105 PS, लगभग 103 bhp की पावर निकालता है, 138 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। अब आप ऑन पेपर बोलोगे तो आपको लगेगा कि उतना पावरफुल नहीं है, बट मुझे एक्चुअली इस इंजन में पावर की कहीं पर भी कमी नहीं लगती है। ये जिन भी कार्स के साथ में आता है, फॉर एग्जांपल इस कार के साथ में इंजन जो है वो पावर की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इनकंसिस्टेंट पावर आपको मिलती है। या दूसरी चीज़, मारुति के जो इंजन्स होते हैं वो रेव हैप्पी भी होते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आईवी टेक होंडा की अगर आप बात करोगे तो लगभग 7000 आरपीएम के आसपास उसकी रेड लाइन आती है। इसकी थोड़ी लो पे आ जाती है, लगभग 6000 आरपीएम के आसपास, 6200 के आसपास, बट फिर भी काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। ये इंजन हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा इसमें पावर है। आप किसी भी गियर में होंगे, जब भी थोड़ा सा टैप करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 5th गियर में हूँ, मैंने टैप किया, 5th गियर में थोड़ा सा ऑफकोर्स टाइम लगता है इसे वापस से पिक करने में, बट द मोमेंट यू क्रॉस 3000 आरपीएम मार्क, आपको पावर इंस्टेंटली फील होने लग जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की, कि जितना आप उसे पुश करते रहोगे वो आपको उतना ज़्यादा पावर देता रहेगा। ये इंजन बेहद रिफाइंड आपको लगेगा। मारुति के एक्चुअली सभी इंजन्स बेहद रिफाइंड होते हैं, चाहे आप 1.2 की बात कर लो की सीरीज़ वाले की, या इसकी बात कर लो 1.5 की। हालांकि रोड नॉइज़ की अगर आप बात करोगे, जो टायर की नॉइज़ है वो आपको थोड़ी अंदर सुनाई देती रहती है। फ्यूल एफिशिएंसी की दिक्कत कभी मारुति के साथ में रही ही नहीं है, तो ये आपको हाईवेज़ पर और सिटी में मिला के 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे देगी, विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। और उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा SHVS का भी रोल है। तो मारुति सुजुकी के जो सस्पेंशंस हैं वो एक्चुअली ठीक जॉब करते हैं, अगर वो हार्ड टेक नहीं है। हार्ड टेक बेस्ड जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें आपको वो थोड़ी हार्शनेस लगती है कि काफ़ी हार्ड हो जाते हैं सस्पेंशंस, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े छोटे मोटे गड्ढों में भी कई बार होते हैं, सडनली कोई एकदम से गड्ढा आ गया तो आपको फील होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। इस प्लेटफॉर्म के साथ में और इस सस्पेंशन सेटअप के साथ में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको लगेगा कि ब्रेज़ा वाला ही पूरा का पूरा सेटअप आपको यहाँ पे लगता है, ब्रेज़ा जैसी ही इसमें फील है। बट एक चीज़ ऑफकोर्स, जब सस्पेंशन आप उस तरीके से ट्यून करो, थोड़ा कंफर्ट को ध्यान में रख के जब आप ट्यून करते हो, और गाड़ी अगर ऊंची है, तो एक चीज़ जो आपको हमेशा मिलेगी वो है उसका बॉडी रोल। तो बॉडी रोल आपको यहाँ पर भी फील होता है। स्ट्रेट रोड्स पे तो जैसा कि मैंने कहा कोई दिक्कत है ही नहीं, पर अगर आप हल्का सा भी आपने टर्न लिया, जैसे ये अभी टर्न लिया, तो बॉडी रोल आपको फील होगा। पीछे हैं तो ज़्यादा ऑफकोर्स वो फील होगा। ये थोड़ा सा और कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि क्रॉसओवर्स से आप उम्मीद करते हो, क्योंकि ये मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियाँ होती है। आपका प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडिशनल SUVs वाला नहीं होता है, तो आप ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो, कम बॉडी रोल चाहते हो, तो वो थोड़ा डेफिनेटली हो सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद द सस्पेंशन सेटअप। राइड क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, और अगर आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा हल्का सा बॉडी रोल है, बट आप कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा उस टाइम पे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चारों जो इसके व्हील्स हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। डिस्क ब्रेक मिलती है, इसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग जो है इसकी वो आपको बेहद अच्छी लगेगी। आप सडन जब एकदम से कुछ आ गया आपके, तो आपने ब्रेक दबाया, तो उस वक्त भी काफ़ी कॉन्फिडेंट ये रहती है, एंड ABS किक्स इन ऑन टाइम।
सो अगर आप पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा परेशानी होगी। बाकी बाइट बहुत अच्छा है, फील बहुत अच्छा है ओवरऑल, तो ब्रेकिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। तो अगर आप हाई स्पीड्स कर रहे हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी जेन्युइनली अच्छे खासे टाइम में मतलब क्विकली स्टॉप हो जाती है। सो ओवरऑल जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, जितनी भी देर के लिए मैंने ये गाड़ी चलाई है, एक्चुअली इस इंजन को तो मैं बहुत ही लंबे टाइम से चला रहा हूँ। सीएस का लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके लिए आने वाला है। मैं 1 साल से उस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो इस इंजन में रिलायबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं आता है। तो इंजन अच्छा है। अगर आप इफ़ यू वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, तो वो कैरेक्टर भी है। ईज़ ऑफ ड्राइविंग अगर आपको चाहिए तो वो कैरेक्टर भी इस इंजन में है। और इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर आप बात करोगे तो ईज़ ऑफ ड्राइविंग के हिसाब से, अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हैं जो इस गाड़ी को चलाएंगे, तो विजिबिलिटी इतनी शानदार है, सारे बड़े बड़े ग्लासेस हैं, कोई भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई हर्डल है। तो लाइक आई सेड, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कार्स टू ड्राइव अगर आप इस वाले SUV/ क्रॉसओवर स्पेस में जा रहे हैं। और अगर पहली बार भी अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी ईजी है इस गाड़ी को चलाना। So that's it people on the 2020 Maruti Suzuki S-Cross Petrol। और हम जिस सवाल से शुरू हुए थे एक्चुअली कि क्या जो सब कॉम्पैक्ट SUVs है उनको छोड़कर इसको लेने का सेंस बनता है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंस बनता है। एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी आप लेंगे, एक ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी आप लेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप क्वालिटी के हिसाब से बात करोगे, ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से, तो मुझे डेफिनेटली डिसेंट लगती है। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।